हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा सेकंड पार्ट हमारी बुक एक्सप्लेनेशन सीरीज का। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी। दैट इज अ वेरी वंडरफुल बुक दैट एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। अगर आप सेकंड पार्ट पर आए हैं तो ऑब्वियसली आपने फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, बट अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि गो एंड वॉच इट, क्योंकि बिना फर्स्ट पार्ट को देखे सेकंड पार्ट आपको समझ में तो आ जाएगा बट मजा नहीं आएगा। और हमारा मेन मुद्दा है कि केवल ना हम बुक को समझें बट हम बुक को ऐसी तरीके से समझें कि हमें वो हमेशा याद रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट बट विद अ स्मॉल समरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में हमने ये देखा कि कैसे ह्यूमंस ने सोचने और कम्युनिकेट करने के नए तरीके विकसित किए। हमने ये देखा कि कैसे लैंग्वेज और शेयर्ड मिथ्स ह्यूमन की कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज और कल्चर बनने का रीजन बन सकती है। और यही था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने टोटली ये देखा कि कैसे ह्यूमंस ने अलग अलग तरीके से इमेजिन करने, सोचने, लैंग्वेजेस के थ्रू एक कल्चर, एक कम्युनिटी बनाई। और आज हम डिस्कस करेंगे द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ये वो समय था जब हमारी ह्यूमन की स्पीशीज होमो सेपियंस ने इधर उधर खाना ढूंढ कर खाने की बजाय फार्मिंग स्टार्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो लगभग 12,000 साल पहले हमारी पृथ्वी ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखा। ये वो टाइम था जब हमने पहली बार फार्मिंग करना स्टार्ट किया। वो होमो सेपियंस जो इधर उधर ढूंढ कर खाना खाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने की खोज में, वो अब फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। और ये इनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। इस जीवन ने न केवल हमें एक जीने का नया तरीका दिया बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज इस पार्ट में हम काफी सारे सब टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द लग्जरी ट्रैप, बिल्डिंग पिरामिड्स और द एंथ्रोपोसीन। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर ने हमें एक लग्जरी ट्रैप में फंसा दिया था और कैसे नए सोशल हायरार्कीज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का जन्म हुआ। तो पहले बात करते हैं द लग्जरी ट्रैप की। तो शुरुआत में फार्मिंग एक काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप लगती थी। वैसे ही जैसे तुमने फोन खरीदा था पढ़ाई करने के लिए, तब तुम्हें भी लगता था कि फोन खरीदना मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। लोग एक जगह सेटल हो गए, क्रॉप्स उगाने लगे और उनके पास अब काफी ज्यादा फूड सिक्योरिटी थी। लेकिन जो कि हमेशा किसी अच्छी चीज को स्टार्ट करने पर होता है, एक्सेसिव में करने से ये लग्जरी एक ट्रैप बन गई। अब इंसान एक ही जगह पर रहने लगे और उन्हें दिन रात अपने फील्ड्स में काम करना पड़ता था। और ये काम इतना ज्यादा हो गया कि ह्यूमंस एग्जॉस्ट होने लगे। अब यहाँ पर हम देखें तो जो होमो सेपियंस या फिर अगर अदर स्पीशीज जो कि खाना ढूंढ कर खाती थी, घूम कर खाती थी, जो मिल जाता था वो खा लेती थी, उनकी लाइफ इनके मुकाबले काफी चिल चल रही थी और काफी ज्यादा रिलैक्स रहते थे वो लोग। लेकिन फार्मर्स को एक काफी ज्यादा मोनोटोनस और इंटेंसिव काम करना पड़ता था, जो कि उनकी हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों पर काफी ज्यादा बुरा असर डाल रहा था। और यही था द लग्जरी ट्रैप, एक ऐसी लाइफ जो कि दिखने में तो काफी आसान लगती थी, लेकिन असली में उन्हें उसने काफी ज्यादा वल्नरेबल और डिपेंडेंट बना दिया था, जैसे तुम्हारे फोन ने तुम्हें। अब बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक की, दैट इज बिल्डिंग पिरामिड्स। अब ये जो फार्मिंग थी, इसने एक लार्ज स्केल सोसाइटी और कम्युनिटी को जन्म दिया और फिर धीरे धीरे देखते देखते ये एक सिविलाइजेशन बन गई। लोग एक जगह पर सेटल होने लगे और ये सेटलमेंट्स एक बड़े टाउन और सिटीज का रूप लेने लगी। और इसी के साथ ही लेबर डिविजन्स और सोशल हायरार्कीज का भी जन्म हुआ। अब इन फार्मिंग कम्युनिटीज में इतना ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था कि जो बाकी लोग थे उन्हें काफी ज्यादा खाली समय मिलने लगा, जिससे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस का जन्म हुआ। अब कुछ लोग आर्टिसंस, कुछ लोग प्रीस्ट और कुछ लोग रूलर्स बनने लगे। अब वक्त ही आया था कि ये लोग मिलकर एक इंटरकनेक्टेड सोसाइटी में काम करने लगे, जिससे मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स जैसे कि पिरामिड्स और टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इसके साथ ही सोशल इनइक्वालिटीज भी बढ़ने लगी। अब जैसा कि आज के टाइम में भी होता है, उस टाइम पर फार्मर्स को अपने प्रोडक्शन को एलाइट क्लासेस को भी देना पड़ता था और जिससे उनकी लाइफस्टाइल और भी मुश्किल हो गई। और ये सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड हमें आज भी दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं द एंथ्रोपोसीन की। अब हरारी ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने इंसानों को नेचर पर डोमिनेट करने का मौका दिया। अब फॉरेस्ट को क्लियर कर कर फील्ड बनाई गई और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया। अब ये सब करते करते हमने अपने इकोसिस्टम को बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। अब एग्रीकल्चर ने केवल इंसानों पर ही अपना इफेक्ट नहीं डाला था, इसने पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। और यही था द एंथ्रोपोसीन, एक ऐसा एरा जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज ने अर्थ पर काफी बड़ा इंपैक्ट डाला। एग्रीकल्चर ने इंसान को नेचर का मास्टर बना दिया था, बट जैसा हमेशा होता है, इसके काफी सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। एग्रीकल्चर के आने से एक और नए कॉन्सेप्ट का विकास हुआ, दैट इज द प्रॉपर्टी ओनरशिप। अब लोग अपनी प्रॉपर्टी और रिसोर्स को ओन करने लगे। प्रॉपर्टी का मतलब लैंड। अब इससे क्या बढ़ा? गेस करो क्या बढ़ा? वॉर्स एंड लड़ाई दंगे। होता रहता है। और ये जो टेरिटोरियलिटी और रिसोर्स कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, ये आज भी दुनिया के काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का
रूट कॉज है। हरारी इस चैप्टर में बताते हैं कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इंसानों की लाइफ का हर एस्पेक्ट चेंज कर दिया, फ्रॉम देयर डाइट्स टू देयर सोशल स्ट्रक्चर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद नेचर। ये रेवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस था, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा के लिए रह गया। और फाइनली हरारी ने हाईलाइट किया है कि एग्रीकल्चर ने ह्यूमन को एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए वल्नरेबल बना दिया। हाँ, जैसे कि तुम अपने फोन के लिए हो, एक बैड हार्वेस्ट या फिर एक नेचुरल डिजास्टर पूरी कम्युनिटी को डिवास्टेट करके रख सकता है। हाँ, जैसे कि तुम्हारे फोन और तुम्हारा रिलेशनशिप। ये वल्नरेबिलिटी और डिपेंडेंस मॉडर्न सोसाइटीज में भी दिखाई देती है, एज आई से। तो ये था हमारा डीप डाइव इनटू द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ये वो समय था जब इंसानों ने अपने जीने का तरीका पूरी तरीके से बदल के रख दिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, जहां हम देखेंगे कि कैसे ट्रेड, एम्पायर्स और रिलीजन ने एक ग्लोबल सोसाइटी बनाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। आई होप कि तुम्हें सेकंड पार्ट पसंद आया होगा। हाँ, अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं फिर से कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक पिन्ड है, जाकर फर्स्ट पार्ट बिल्कुल देखो और सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो आई एम वर्किंग हार्ड। सो तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड कमेंट में अगर तुम्हें कोई और बुक चाहिए जिसका तुम्हें चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूं, सो कमेंट डाउन। बट यू नो, ज्यादा फिक्शनल बुक्स मत लिखना क्योंकि मैं फिक्शनल बुक्स पे थोड़ा कम रहता हूं। सो बाय बाय।